हेलो ऑल माय डियर आईपी मैट एस्पिरेंट्स 2027 आईपी मैट इंदौर रोहतक जिप मैट इन एंट्रेंस को टारगेट कर रहा है। ये आईपीएम प्रोग्राम बढ़िया है, करियर सेट हो जाता है, लेकिन सर ये होती क्या है, उनका एग्जाम पैटर्न क्या है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या एक्स्ट्रा चीजें हैं जो देन अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस लाइक सिम्बोसिस एंट्रेंस टेस्ट है ना, फिर IIM बैंगलोर की जो होती है यूजी एंट्रेंस टेस्ट, देस क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की टेस्ट, सब चीज़ों को हम तो आपको दे ही दिया है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। हेलो ऑल माय डियर आईपी मैट एस्पिरेंट्स। सो दोस्तों, आप में से जो एस्पिरेंट्स अभी 2027 आईपी मैट इंदौर रोहतक जिप मैट इन एंट्रेंस को टारगेट कर रहा है, बिल्कुल उनकी अभी इनिशियल फेज है, स्टार्टिंग फेज है, और अभी तो फिलहाल वो जानना चाहते हैं कि सर ये एग्जाम सारी होती क्या है। हमने सुना है इंदौर दे दो भाई आईपी मैट में, रोहतक दे दो, जिप मैट दे दो, ये आईपीएम प्रोग्राम बढ़िया है, करियर सेट हो जाता है, लेकिन सर ये होती क्या है। तो बस आज के सेशन में और इनफैक्ट इस पूरे सीरीज में हम एक एक एग्जाम से पर्दाफाश करेंगे। पर्दाफाश यानी उनके बारे में सारी बातें करेंगे, उनका एग्जाम पैटर्न क्या है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, अबाउट सिलेबस एंड एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जाम, और वो कौन कौन सी कॉलेजेस जो इस एग्जाम को एक्सेप्ट करती है, इस एग्जाम के स्कोर को, सारी बातें हम करेंगे गाइस। तो आज की सीरीज का सबसे पहला है ना, सबसे पहला सेशन हम लेकर आ रहे हैं अपने आईपी मैट इंदौर पर। यस, आईपी मैट इंदौर पर ये अपना फर्स्ट सेशन है दोस्तों। तो आईपी मैट इंदौर में अब आपको समझना है क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी है, और इस सीरीज में आने वाले हर एक सेशन में हम अलग अलग एग्जाम को कवर करेंगे। रोहतक, जिप मैट, देन अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस लाइक सिम्बोसिस एंट्रेंस टेस्ट है ना, फिर IIM बैंगलोर की जो होती है यूजी एंट्रेंस टेस्ट, देस क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की टेस्ट, सब चीज़ों को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इंदौर आईपी मैट इंदौर की बात करूँ गाइस, तो आईपी मैट इंदौर एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है मैनेजमेंट, मतलब उसका लॉन्ग फॉर्म तो आपको दे ही दिया है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब ये 5 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। जनरली एक यूजी होता है, एक पीजी होता है, बट ये यूजी पीजी का जब कंबाइन हो जाता है ना, उसको इंटीग्रेटेड आईपीएम प्रोग्राम, आईपीएम बोला जाता है। सो इज कंडक्टेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर। सो ये इंदौर जो है, IIM इंदौर, वही कंडक्ट करती है, और अपने कॉलेज के लिए वो आईपीएम प्रोग्राम जो उनका एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड 5 इयर्स का, उसके लिए वो एडमिशन जो भी है, सीट्स जो है वो फुल करती है। ठीक है, सो इनटू इट्स 5 ईयर आईपीएम, बीबीए प्लस एमबीए, देखो लिखा भी है। हाँ सर, लेकिन हमें तो खैर मिल गया तो हम तो कर लेंगे, लेकिन हम चाहते कि एमबीए के लिए हमारे लिए और भी ऑप्शंस रहे, जैसे कि इंदौर के अलावा भी काफ़ी ब्लैकी इंस्टीट्यूट, जिसको हम बेंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, ये सारी जो इंस्टीट्यूट्स हैं हम वो भी टारगेट करना चाहते हैं। तो सर लेकिन क्या हमने यहाँ एडमिशन ले ली तो अब एमबीए करके ही बाहर निकलना है? देखो, आपके लिए बीबीए के बाद एक एग्जिट ऑप्शन होता है। मतलब आप भले ही आज आईपीएम में एडमिशन ले लो, आईपीएम एट इंदौर को क्रैक करके, लेकिन 3 साल के बाद आप वो एक चॉइस ले सकते हो कैट एग्जाम देकर, क्योंकि आपको पता है ना, अगर आप IIM अहमदाबाद, बैंगलोर इनको टारगेट कर रहे हो तो आपको कैट एग्जाम देनी है। तो वो एग्जाम देकर आप अगर अच्छा स्कोर आ रहा है और आपको लग रहा है कि अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, तो आप बेशक यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। तो यहाँ एग्जिट ऑप्शन भी है, बट वो स्टूडेंट जिसका नहीं हो रहा है वो क्यों पीछे मुड़कर देखेगा? उसका तो ऑलरेडी IIM इंदौर जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में 5 साल ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, एक एंट्रेंस क्रैक कर जिसका नाम है आईपी मैट इंदौर। तो यस गाइज, आपको एग्जिट लेना है, ले सकते हो फॉर अपग्रेडेड IIMs, नहीं लेना है तो भी आप 5 साल यहाँ बिता सकते हो, फिर भी वर्थ है और करियर सेट है। ठीक है, तो ये हुआ गाइज इस एंट्रेंस का एक ओवरऑल पर्पस। अब इसमें हम देखेंगे कि सर एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या निगेटिव मार्किंग होती है, कैलकुलेटर अलाउड होता है, देन सिलेबस क्या है, बेसिक इसकी बात हम करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, सर कौन कौन एग्जाम ये दे सकता है, ये सब की बातें हम करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सर ये एंट्रेंस देकर बस वो आईपी मैट इंदौर, IIM इंदौर की जो सीट्स है उन्हीं के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, या अदर इंस्टीट्यूट्स भी है जो स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं, सब बातें हम करेंगे गाइस। तो चलो बढ़ते हैं आगे। सो एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं यार, तो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले तो यार ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है। मतलब आपको प्रॉपर एक सेंटर अलॉट किया जाएगा, उस सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देनी है कंप्यूटर पे। ठीक है, देन इसमें अगर आप बात करो कि सर निगेटिव मार्किंग है, जी हाँ है। यहाँ पे +4 मार्क मिलेंगे अगर आप करेक्ट आंसर दो, -1 मिलेगा अगर आपका रॉन्ग हो जाए। लेकिन गाइज याद रहे, निगेटिव मार्किंग सिर्फ एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में, एमसीक्यू यानी ऐसे क्वेश्चन जहां पे आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, A B C D, उसमें अगर आप गलत कर लो तो -1 कटेंगे, करेक्ट कर लो
तो 4 मिलेंगे। अब आप बोलोगे सर तो फिर एबीसीडी वाली एमसीक्यू ही तो होती है। नहीं गाइज, 3 सेक्शन होते हैं, मैं उसकी भी बात करूंगा आगे। 3 सेक्शन होते हैं इंदौर में, उसमें 2 सेक्शन एमसीक्यू, जैसे वीएआरसी पूरा एमसीक्यू है। क्वांट में 2 सेक्शन आते हैं जिसमें एक सेक्शन एमसीक्यू है, वहां निगेटिव मार्किंग है, वीएआरसी में निगेटिव मार्किंग है। लेकिन क्वांट का एक जो तीसरा सेक्शन है ना गाइस, शॉर्ट आंसर फॉर्मेट, शॉर्ट आंसर फॉर्मेट, वहां निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, वहां निगेटिव मार्किंग नहीं है। 0 फॉर शॉर्ट आंसर का इनकरेक्ट होना। करेक्ट होने पे तो वहां पे भी 4 मिलेंगे। करेक्ट होने पे हर जगह 4 है, एमसीक्यू हो चाहे शॉर्ट आंसर हो। लेकिन इनकरेक्ट होने पे अगर वो एमसीक्यू है तो -1, अगर वो शॉर्ट आंसर है तो 0। सर अब एमसीक्यू में तो समझ गया एबीसीडी होता है, शॉर्ट आंसर क्या होता है? शॉर्ट आंसर में बस ऑप्शंस नहीं दिए होते, वहां पे क्वेश्चन के बाद एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया जाता है, वहां आपको आंसर टाइप करना है। सिर्फ जो आंसर आया है वो टाइप करना है। स्टूडेंट को यहाँ बड़ा एक टेंशन आ जाता है, अरे बाप रे सर ये तो कंप्यूटर बेस्ड आप बोल रहे हो, उसमें क्या हमें सारे आंसर ऐसे टाइप करना है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप? नहीं भाई, आपको सॉल्व रफ में ही करना है जैसे एमसीक्यू को करते हो। जो भी रफ पेपर और पेन आपको सेंटर की तरफ से दिया जाता है, यस आप नहीं लेके जाना है, सेंटर आपको देगा, उसी पे आपको सॉल्व करना है शॉर्ट आंसर वाले भी क्वेश्चन। सिर्फ जो आंसर आएगा ना, मान लो आपका आंसर 40 आया, तो एमसीक्यू में आप क्या करते हो, ऑप्शन में जहां 40 वहां टिक करते हो। यहाँ पे वैसा नहीं रहेगा, यहाँ आपको 40 बाय डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा। बस इतना तो टाइप कर सकते हो ना यार, 40, बस इतना आपको टाइप करना है, खत्म। द बेस्ट पार्ट, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। थोड़ा सा इसका थोड़ा टेंशन वाला पार्ट कि इसमें एमसी ऑप्शंस भी नहीं है, तो वो बच्चा जो ऑप्शन से जाने के अप्रोच को सोच रहा होगा वो यहां नहीं जा सकता, उसको कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पे पूरी तरह फोकस करना ही होगा, स्पेशली इन कॉन्ट। तो कॉन्ट में ये आता है दोस्तों। तो अब इसमें क्या क्या सेक्शन है वो हम और भी आगे डिटेल में बातें करेंगे, क्या टाइमिंग है, क्या मार्क है उसमें, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है मार्किंग का, सब बातें करेंगे। लेकिन क्या ये समझ में आया सबको? बेसिक यहाँ पे आपको 4 मार्क करेक्ट के मिलेंगे, -1 एमसीक्यू है तो रॉन्ग, और अगर शॉर्ट आंसर है तो 0 रॉन्ग। बट यहाँ शॉर्ट आंसर में आपको आंसर टाइप करना है, और जो भी करेक्ट है तो 4, नहीं है तो 0। ठीक है। एंड द अगेन वन मोर बेस्ट पार्ट कि यहाँ पे एक फिक्स होता है कि आंसर आपका जो होता है ना वो इंटीजर फॉर्म में ही आता है। ऐसा नहीं कि सर मेरा तो 36.6666 आ रहा था, मैंने 36.66 लिख दिया, लेकिन अगर उसने 36.67 को करेक्ट दिया तो नहीं, यहाँ डेसिमल में आंसर नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन डिजाइन करेगा, वो आपका हेडेक नहीं एग्जामिनर का है, जो भी क्वेश्चन डिजाइन करेगा वो वैसे ही डिजाइन करेगा जहां पे आंसर आपका क्या है, एक इंटीजर फॉर्म में। ठीक है, तो ये होता है गाइज आपका एक शॉर्ट आंसर का तरीका। देन कैलकुलेटर अलाउड, यस आईपी मैट इंदौर में कैलकुलेटर अलाउड है, लेकिन वो वाला नहीं जिस पे आप बचपन से खेलते आए हो, है ना, जिस पे आपका हाथ साफ है, वो नहीं, जो आपके घर पे है। आपको कैलकुलेटर जो कंप्यूटर में ऑन स्क्रीन होता है ना, जो टेस्ट पोर्टल पे ऑन स्क्रीन होगा ना, वो आपको यूज करते आएगा, जो कि बेसिक होता है। अगेन यहाँ पे कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होता है, वो जो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर होता है उसमें बेसिक ऑपरेशन ही होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, दैट्स इट। वहां पे कोई साइन, कॉस, है ना, आपको पता है ये सारी चीजें जो है, लॉग, ये सारी चीजें, इक्वेशन सॉल्व करना, वो नहीं होती है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में होती है, यहाँ नहीं होती है। तो गाइस इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर है तो हर छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए वो यूज ना करें, क्योंकि यार हर छोटे छोटे कैलकुलेशन में आप वहां पे एक एक नंबर टाइप नहीं कर सकते, मतलब वहां पे आपको एक एक नंबर क्या करना होगा, टिक 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 करना होगा, उस पर हाथ साफ होता नहीं, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो 24x14 के लिए अगर आप कैलकुलेटर ले रहे हो, आप अननेसेसरी अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन, टेबल्स, उस पर फोकस करो, सो दैट ये छोटे मोटे कैलकुलेशन मन में कर लो। कोई बड़ा डिवीजन आ रहा है, कोई बड़ा मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, तो आप बेशक कैलकुलेटर यूज करो। तो इसमें कैलकुलेटर अलाउड है, बट ऑन स्क्रीन वाला। तो सब्जेक्ट वैसे तो मैं बात कर ही दिया होगा, एक क्वांटिटेटिव एबिलिटी होता है जो कि शॉर्ट आंसर फॉर्मेट में उसके 15 क्वेश्चंस होते हैं। देन एक अगेन क्वांटिटेटिव एबिलिटी मैंने कहा ना, क्यूए के 2 सेक्शन है, क्वांट के 2 सेक्शन है। तो एक एमसीक्यू फॉर्मेट का होता है जिसके 30 क्वेश्चन है, टोटल 45, और एक तीसरा सेक्शन वीएआरसी है जिसके 45 क्वेश्चन है। यानी क्वांट को भी सेम वेटेज है 45, वीएआरसी को सेम वेटेज है 45। लेकिन वीआरसी के सारे एमसीक्यू है, तो यहाँ निगेटिव मार्किंग है। क्वांट में जहां एमसीक्यू वाला सेक्शन है 30 क्वेश्चन, यहाँ निगेटिव मार्किंग है, बट ये 15 क्वेश्चन यहाँ एमसीक्यू नहीं है, यहाँ आपको इस तरह से टाइप करना है, बट यहाँ निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ठीक है गाइज, तो इसकी बात तो हम ऑलरेडी कर चुके। सर रीजनिंग नहीं है? रीजनिंग नहीं, नहीं नहीं नहीं, आईपी मैट इंदौर में रीजनिंग नहीं है। सर डीआई, डीआई है, डीआई इसी में आ जाता है, क्वांट में ही इंक्लूडेड है। तो अगर आप बात करो यहाँ पे जो एक क्वांट का आपका बेसिक सिलेबस है ना, उसी में डीआई मर्ज्ड है। अब डीआई में है क्या? डीआई भी तो पूरा क्वांट ही तो फाउंडेशन है डीआई का, बस उसमें आपको डेटा जो दिया होता है वो टेबल फॉर्म में या किसी ग्राफ फॉर्म में दिया होता है। यहाँ पे बस आपको, और उसमें आप सॉल्व करने के लिए तो सब बेसिक वही यूज करते हो, कैलकुलेशन ट्रिक्स, परसेंटेज, रेशो, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सब यही बातें होती है। तो डीआई दोस्तों यहाँ पे क्वांट के साथ मर्ज है, बाकी रीजनिंग इसमें सिलेबस में नहीं है।
चलो गाइस, तो ये हम एक बार और देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे मार्किंग का डिस्ट्रीब्यूशन है, बराबर। तो क्यूए जो कि अभी हमने कहा 15 क्वेश्चन होते हैं गाइस, यहाँ सेक्शनल टाइमिंग होता है। यहाँ टोटल टाइम 120 मिनट है, यानी कि 2 घंटा। लेकिन ऐसा नहीं कि 2 घंटा आप चाहे जैसे यूटिलाइज करो कि सर VARC तो मेरा 15 मिनट में हो जाता है, बाकी सब कॉन्ट को दे दूंगा, नहीं। यहाँ आपने 3 सेक्शन देखे, तीनों को 40 मिनट 40 मिनट 40 मिनट ईच है। और वो आपको जैसे 40 मिनट नहीं होगा तब तक आप अगले सेक्शन पे आ ही नहीं सकते, कंप्यूटर बेस्ड है, वो आपको अगले सेक्शन पे लाएगा ही नहीं। 40 मिनट हुआ तो आप ऑटोमेटिक अगले सेक्शन पे आ जाओगे, सेम 40 मिनट के बाद तीसरे सेक्शन पे। तो इस तरह से टोटल 15 क्वेश्चन 40 मिनट, 30 क्वेश्चन 40 मिनट, 45 क्वेश्चन 40 मिनट। आप बोलोगे सर 15 क्वेश्चन, सिर्फ 15 क्वेश्चन के लिए 40? तो दोस्तों ये आईपी मैट इंदौर है, यहाँ लेवल ऑफ डिफिकल्टी मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इसीलिए 15 क्वेश्चन के लिए 40 है, ये अच्छी बात है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी समझो कि जब वो सिर्फ 15 के लिए 40 दे रहा है तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी इसकी ज्यादा रहेगी, और ये अभी से माइंडसेट कर लो। आईपी मैट रोहतक में आप देखोगे कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन टाइम उस हिसाब से देखो तो कम है, तो डेफिनेटली यार उसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत कम है। सेम जिप मैट में भी वही सीन है, तो उसकी भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी बड़ी कम है एज कंपेयर विद इंदौर। इंदौर की लेवल ऑफ डिफिकल्टी होती है मॉडरेट टू एडवांस, और इसीलिए गाइस 15 क्वेश्चन 40 मिनट, 30 क्वेश्चन 40 मिनट। VARC डुएबल है, VARC में पता है फटाफट हो जाता है, कोई कैलकुलेशन होता नहीं, तो 45 क्वेश्चंस के लिए भी 40 मिनट है, ठीक है। मार्किंग स्कीम तो आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर ही सकते हो। मैंने आपसे कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि हर करेक्ट क्वेश्चन को 4 मार्क है, तो 50 इंटू 4 ये सेक्शन 60 मार्क का हुआ, 30 इंटू 4 120 मार्क का हुआ, 45 इंटू 4 180 मार्क का हुआ। सो 360 मार्क की एग्जाम है, 120 मिनट की एग्जाम है, और टोटल 90 क्वेश्चन की एग्जाम है, और सेक्शनल टाइमिंग है, ठीक है। देन गाइज हम आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले अगर मैं एज लिमिट की बात करूं, तो एज लिमिट में कैंडिडेट मस्ट बी बॉर्न ऑन और आफ्टर August 1st 2007, a relaxation of 5 years given to SC ST और PWD कैंडिडेट। तो आपको सिंपल गाइज मतलब एक 20 साल वाला हिसाब है कि आप 20 साल के चाहिए मैक्सिमम, उससे छोटे हैं तो चलेगा 18 19 20, दैट इज ओके। मैक्सिमम 20 ईयर, तो यहाँ मैक्सिमम वाला जो एज लिमिट है ना वो यहाँ पे है। तो कैंडिडेट मस्ट बी बॉर्न ऑन और आफ्टर 1st August 2007। तो बराबर अगर हम 2027 की टारगेट कर रहे हैं, ये बात किसकी हो रही है, आईपी मैट इंदौर 2027 नेक्स्ट ईयर। तो बच्चा ऑन और आफ्टर August 1 2007 के बाद बॉर्न है तब तक ठीक है, उसके पहले है तो 20 साल के अबो हो गया ना, तो 20 साल के अबो नहीं चलता है। मैक्सिमम एज लिमिट है 20 ईयर्स की है। और हाँ, ये जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन अगर आप SC ST PWD इसमें से किसी कैटेगरी में हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है, तो 20 साल का जो आपका एज लिमिट है वो 25 हो जाता है मैक्सिमम, ठीक है। सो गाइज उसके बाद आपको एजुकेशनल, देखो यहाँ पे बोला भी है कि यहाँ पे जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए ये होना चाहिए, इसके बाद August 1 या उसके बाद बर्थ होना चाहिए, और वही अगर अदर कैटेगरी है तो August 1 या 2002, क्योंकि 25 साल का आ जाता है ना मैक्सिमम लिमिट। तो अदर कैटेगरी के लिए ये और आफ्टर दैट, और जनरल कैटेगरी के लिए ये और आफ्टर दैट बर्थ होना चाहिए। तो एक आप ये समझ के चलो कि जनरल कैटेगरी 20 साल मैक्सिमम और अदर कैटेगरी 25 साल मैक्सिमम, ठीक है। सो गाइज उसके बाद देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो क्लास 12th और इक्विवेलेंट आपने कंपलसरी पास होना चाहिए, या फिर उस साल में अपियर चाहिए। मतलब जो बच्चा अभी 2026 में 12th में गया है तो वो 27 आते आते अपियरिंग रहेगा, तो दैट इज ओके। बस जितना मिनिमम परसेंटेज है उतने में वो पास हो जाए, ठीक है, उतना तो चाहिए ही। और वो कितना परसेंटेज उसके आगे बात करेंगे, बट उसका एक तो 12th पास आउट चाहिए या फिर अपियरिंग चाहिए इन 2027, है ना। 27 में वो 11th में तो वो एलिजिबल नहीं है, फिर 2027 में वो 12th की एग्जाम दे चुका होगा 5th तक, है ना, अपियरिंग वाला फेज चाहिए। देन गाइस मिनिमम मार्क, तो यस जनरल एंड नॉन ओबीसी कैटेगरी में आप अगर देखो नॉन क्रिमिलियर, है ना, जनरल एंड NC OBC यानी नॉन क्रिमिलियर OBC कैटेगरी में मिनिमम 60% एग्रीगेट चाहिए इन बोथ 10th एंड 12th। 10वीं और 12वीं में मिनिमम 60% चाहिए जनरल और NC OBC में, ठीक है। एंड SC ST एंड PWD कैटेगरी में आपको मिनिमम 55% एग्रीगेट चाहिए, मिनिमम 55%। यहाँ पर भी आपको परसेंटेज में रिलैक्सेशन है अगर आप SC ST या PW कैटेगरी से हो तो अदर कैटेगरीज अगर आप देखो तो कितना 55% अदर कैटेगरीज में 10th में और 12th में, और अगर जनरल या NC OBC कैटेगरी से हो तो आपको 60% चाहिए 10th में या 12th में,
ठीक है। नाउ एकेडमिक स्ट्रीम गाइज नो रिस्ट्रिक्शन, तो एकेडमिक स्ट्रीम के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एकेडमिक स्ट्रीम आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, आर्ट्स से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो आप एग्जाम दे सकते हो। बस आपको परसेंटेज वाला, एज वाला और ये 12th अपीयरिंग वाला या 12th पास आउट वाला क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। अच्छा, ये अब तक जो है इस हिसाब से तो ये एलिजिबिलिटी है, बट अगेन उनके रूल, उनका कानून, तो चाहे जब रूल अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते, हो सकता है वो परसेंटेज में यहाँ पे भी रिलैक्सेशन दे दे, यहाँ और ज़्यादा रिलैक्सेशन दे दे, हो सकता है वो एज में थोड़ा सा और रिलैक्सेशन दे दे, ठीक है, तो वो उनका रूल है। तो इसलिए भाई हमने एक डिस्क्लेमर या एक नोट ले दी है। फाइनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कंफर्म्ड अपॉन द रिलीज ऑफ द ऑफिशियल IIM इंदौर IPMAT 2027 नोटिफिकेशन। तो उसमें एक फाइनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर से वो ऑफिशियली अनाउंस करेंगे। तो मोटा मोटी अब तक हर साल यही रहा है, तो उस एक्सपेक्टेड यही रहेगा, लेकिन उसमें कुछ भी चेंज रहा तो हम आपको भी बता देंगे। चलो भाई, जब सिलेबस की बात करो तो वैसे तो आपने देखा मेजर 2 ही सेक्शन है, क्वांट एंड VARC। अब यार इसका जो डिटेल सिलेबस है उसका ऑलरेडी मैंने अभी एक रोड मैप बनाया है 2027 वालों के लिए। सो वो रोड मैप वाला अगर आप वीडियो देखो तो उसमें मैंने पूरा सिलेबस दिया है। जैसे कि यहाँ तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कौन कौन से सेक्शन है, बट अरिथमेटिक में कौन कौन से टॉपिक आते हैं सब वहाँ बताया हूँ। जैसे कि परसेंट, रेशो, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम वर्क, मिक्सचर, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एवरेजेस, सो ऑन। अलजेब्रा में इक्वेशंस, एक्सपोनेंट, आइडेंटिटीज, इनइक्वालिटीज, लॉगरिथम, फंक्शन, मॉड्यूलस। ज्योमेट्री में अगेन ट्रायंगल, सर्कल यानी 2D ज्योमेट्री, क्वाड्रिलैटरल, पॉलीगॉन। 3D में अगेन वही मेंसुरेशन, सिलेंडर, कोन, वो सब जिसमें आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, ट्रेलिंग जीरोस, रिमाइंडर, LCM, SCF, ये सारी बातें। एंड मॉडर्न हायर मैथ्स में, मॉडर्न एंड हायर मैथ्स में PNC, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस सीरीज, सेट्स, देन ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट एंड बायनोमियल थ्योरम। तो ये सारी बातें हमने ऑलरेडी उस रोड मैप में, जो भी टॉपिक अभी मैंने आपको वर्बली बताया ना वो मेंशन किया है, बट मोटा मोटी ये सारे होते हैं। इनफैक्ट इसमें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा भी था ना, थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा भी था कि DI भी होता है, राइट, डेटा इंटरप्रिटेशन। बट डेटा इंटरप्रिटेशन मैंने यहाँ अलग इसलिए नहीं लिखा क्योंकि DI कोई अलग चीज है भी नहीं, भले ही उसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, जहां वो डेटा टेबल या ग्राफ फॉर्म में दे देता है, बट जैसे मैंने कहा उसमें यूज तो वही होते हैं ना, परसेंटेज, रेशो, जो अरिथमेटिक का बेस फाउंडेशन है, DI में भी वो यूज होता है। तो इसी से बेस्ड DI भी आ जाता है, डेटा इंटरप्रिटेशन। बाकी रीजनिंग तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। देन गाइज VARC में भी अगर आप देखो तो ओवरऑल सिलेबस मैम ने अपने चैनल पे डिस्कस किया है, लेकिन मोटा मोटी इसमें कौन कौन से सेक्शन है, तो ये सारे सेक्शंस इसमें है दोस्तों। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंटली, देन वोकेबलरी, ग्रामर, पैराजम्बल, सेंटेंस करेक्शन, ये सारी चीजें है VARC में, ठीक है। तो ये एक उसका ओवरऑल सिलेबस है। बाकी डिटेल सिलेबस के लिए आप हमारे इंडिविजुअल वीडियोस को देख सकते हो, जहां रोड मैप में मैंने कॉन्ट का बताया है, जूही मैम ने VARC का बताया है, ठीक है। तो गाइज अब देखते हैं वो कॉलेजेस जो IPMAT इंदौर के स्कोर को एक्सेप्ट करती है। तो यस, IPMAT इंदौर के स्कोर को एक्सेप्ट सिर्फ IIM इंदौर नहीं, IIM इंदौर तो मेजरली करता ही है, मेजोरिटी स्टूडेंट ये एग्जाम ही IIM इंदौर के लिए देते हैं, बट अदर बेस्ट B स्कूल्स भी है, प्रेस्टिजियस B स्कूल्स भी है जो इस स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो इंदौर तो है ही, देन रांची है, IIM रांची, देन IIM रांची का भी अपना एक IPM प्रोग्राम है, और वो कोई अलग से एंट्रेंस नहीं लेती, वो बेशक IPMAT इंदौर के स्कोर को एक्सेप्ट करती है। देन IIM शिलोंग, IIM अमृतसर, IIM सिरमौर। अब यहाँ पे देखो कोई कोई इंस्टीट्यूट सिर्फ UG प्रोग्राम कंडक्ट करती है, जैसे हम मेजॉरिटी इंदौर, रांची, शिलोंग इनकी बात करो तो ये IPM है पूरे 5 साल का, BBA प्लस MBA। बट जैसे सिरमौर और इनकी बात करो तो ये BMS प्रोग्राम है, संबलपुर ये BMS प्रोग्राम है, UG प्रोग्राम मतलब, तो वो भी बट है तो IIM का ब्रांड। तो अगर आप वहां से अपना UG प्रोग्राम करना चाहते हो, एक अपने प्रोफाइल को बेस्ट बताने के लिए या बेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि IIM का टैग यार, है ना, तो अगर आप वहां से अपना UG प्रोग्राम करना चाहते हो तो भी आपको अलग से एंट्रेंस नहीं देनी है, आपको IPMAT इंदौर ही क्रैक करना है, इनका अलग से बस फॉर्म भरना होता है, सो दैट वो आपको फिर IPMAT इंदौर का अच्छा स्कोर है तो इंटरव्यू के लिए कॉल करे। ऑफकोर्स इंदौर, आप IPMAT इंदौर ये सबसे बड़ी हर्डल है आपके प्रिपरेशन जर्नी, आपके सिलेक्शन जर्नी की, लेकिन उसके बाद भी आपको कई सारे इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग IIM इंदौर इंटरव्यू राउंड भी फेस करना होता है, ठीक है। तो वो भी हम, डोंट वरी, उसका भी हम आपको पूरा गाइडेंस देते हैं। तो यस, ये सारे इंस्टीट्यूट है। देन IIFT काकीनाडा, देन निर्मा यूनिवर्सिटी, बेहतरीन यूनिवर्सिटी यार निर्मा यूनिवर्सिटी, देन नालसर यूनिवर्सिटी, देन तापमी एंड सो ऑन। तो ये सारी जो इंस्टीट्यूट है, ये इसमें से कई सारे मेजॉरिटी IPM प्रोग्राम है, कुछ कुछ अपने UG प्रोग्राम के लिए IPMAT इंदौर के स्कोर को एक्सेप्ट करती है, जो कि वर्थ है गाइस। तो ऐसा नहीं है कि सर 150 और चंद सीटों के लिए इतनी मैं एग्जाम दे रहा हूँ और इतनी सारी कॉम्पिटिशन, तो भाई वो तो सिर्फ IIM इंदौर की बात हुई, बाकी भी तो इंस्टीट्यूट है जो रेप्यूटेड है,
तो यहाँ पर भी आप अपना बेस्ट करियर बना सकते हो। और एग्जिट ऑप्शन तो होता ही है ना, यूजी का भी अगर आपको आईएम वाला टैग मिल रहा है और उसके बाद आप कैट देके अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो एमबीए के लिए, तो यार आपकी प्रोफाइल शानदार बिल्ट होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें गाइज, इसमें ऑफकोर्स फीस वगैरह एक फैक्टर जरूर आता है। स्टूडेंट सोचते हैं सर फीस भी तो इनकी बहुत है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग यार देखो आजकल एजुकेशनल लोन वगैरह ये चीजें ईजी है। और मैं नहीं आपको प्रमोट करूंगा कि आप एजुकेशनल लोन से ही जाओ, लेकिन अगर सपनों के बीच में बस वो फाइनेंस ऑप्शन आ रहा है तो एजुकेशन लोन ही एक आपकी फैसिलिटी है, जो अगेन बहुत स्टूडेंट को उस हिसाब से वो फैसिलिटी बनाई गई है कि स्टूडेंट उसको अपने दम पे बाद में क्लियर भी कर सकता है। और ऐसी इंस्टीट्यूट से अगर आप एमबीए कर रहे हो, आईपीएम कर रहे हो, लाइक बीबीए प्लस एमबीए, तो एक अच्छा खासा जॉब मिल जाता है कि जहां पर आप अपना लोन खुद वापस भर सको। ठीक है, तो अगेन ये इट्स अप टू यू। अगर किसी का है कि नहीं सर हम तो यार पूरी फीस ऐसी दे देंगे, कोई जरूरत नहीं है लोन की, वो आपकी मर्जी। बट अगेन अच्छा ड्रीम है आपका आईएम का, और जस्ट फीस एक फैक्टर जरूर आता है, बट उसमें लोन फैसिलिटी है जो आप अगेन सही सब अगर जाओ, एक अपना जो भी जान पहचान वाला बैंकर होगा उसको पूछो, वो आपको बहुत अच्छी से सलाह देगा, बहुत अच्छी से समझाएगा कि एजुकेशन लोन होता कैसे और कैसे आप ये बिना अपने पेरेंट्स पे बर्डन डाले आप खुद ही उसको भर सकते हो। लेकिन अगेन जिस इंस्टीट्यूट के लिए एजुकेशन लोन ले रहे हो वो वर्थ चाहिए, वो इस तरह की चाहिए, आई एम इंदौर की तरह चाहिए, तो फिर वो वर्थ है बेसिकली, है ना। कई सारे इंस्टीट्यूट मैंने बताई है ना, अगर ऐसी कुछ है तो वर्थ है। तो सिंपल सी बात है, अगेन इट्स अप टू यू। बट इसमें फीस अगर आप पार्ट पकड़ो कि सर यहाँ फीस बहुत है, तो पैकेज भी वैसा है यार। अदर एमबीए या अदर यूजी में आप देखो और इसमें पैकेज देखो तो फर्क है ना। और जब शुरुआत आप ज्यादा से करते हो तो ग्रोथ भी वहां से शुरू होती है। जब आप शुरुआत ही यहाँ से करते हो तो वहां तक आते आते 4-5 साल लग जाते हो। तो सोचो ना, ये 4-5 साल का जो आपने वेस्ट किया, ऑफकोर्स ये वेस्ट ही माना जाएगा कि ये पैकेज से इस पैकेज जो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे, आईएम इंदौर जैसे इंस्टीट्यूट से यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते थे, और आपने किसी अदर यूजी प्रोग्राम ऐसी जनरल ज्वाइन कर लिया लोकल अपने सिटी के किसी कॉलेज से, और पैकेज हार्डली कुछ लगा, तो आपको यहाँ तक आने के लिए 4-5 साल लगे जाएंगे। तो ये वेस्ट है। जो इतनी फीस आप भर रहे हो वो वेस्ट नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है। बट अगेन इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तो इसमें हम कुछ भी आपको फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन यस गाइज, वर्थ है। अगर मैं बात करूं आईपी मैट इंदौर देकर इन इंस्टीट्यूट में करना, तो ये वर्थ है, लेकिन इट्स अप टू यू कि आप उसको कितना अफोर्ड कर सकते हो और बिना ज्यादा बर्डन आए। अननेसेसरी बर्डन लेकर बाद में रात में नींद ना आए, वो चीज़ भी नहीं होना है। तो वो आप अपने पेरेंट्स, इसलिए मैंने कहा पेरेंट्स, मेंटोर, जो कोई आपके पहचान में बैंकर, उससे डिस्कस करो, उनसे पूछो क्या फैसिलिटीज़ है, वो आपको ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। ठीक है, तो वो बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर यार फीस भी तो बहुत है। तो यार अगेन अपने सपनों के बीच में अगर वो एक छोटी चीज़ आ रही तो उसके लिए भी कई सारी फैसिलिटीज़ है अपने यहाँ अपने देश में। तो एक बार आप बात करो तो आपको शायद पता चले कि हाँ यार इतना टफ नहीं है जो हम सोच रहे थे। ये तो चीज़ें खुद मैं अपने दम पे भी क्लियर कर सकता हूँ, मुझे पेरेंट्स को बर्डन देने की भी ज़रूरत नहीं है आज से 4-5 साल बाद जब अच्छी जॉब लग जाएगी। ठीक है, तो एनीवेज वो आप अच्छी तरीके से डिसाइड करो। बट मेरा काम जो है इस सीरीज में एक एक इंस्टीट्यूट को लेकर आना और उनका ओवरऑल एलिजिबिलिटी, उसमें क्या सिलेबस है, क्या नया है, कौन सी कॉलेजेस अपार्ट फ्रॉम द मेन इंस्टीट्यूट और कौन सी इंस्टीट्यूट से जो इसको एक्सेप्ट करती है, देन एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सारी बातें आपको बोलना। ठीक है गाइस, तो आज की इस वीडियो में इतना ही था जो कि आईपी मैट इंदौर के बारे में था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय, एंजॉय, चक दे फट्टे।